नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी का आज 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भी सूपड़ा साफ हो गया। उपचुनाव में एक तरफा इंडिया की आंधी चली। हाल ये हो गया कि उत्तराखंड में लाख हिंदू मुसलमान करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी हार गई। बद्रीनाथ भगवान भोले का स्थान है। मोदी ने संसद में लाख कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान कर दिया, लेकिन हिंदुओं ने मोदी को नकार कर राहुल गांधी का साथ दिया है। इस उपचुनाव ने इस बात पर मुहर लगा दी है दोस्तों कि मोदी की हिंदुत्व वाली राजनीति अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के हाथ में भगवान भोले की इस तस्वीर को देखिए, ये बहुत कुछ कह रही है। 13 में 11 सीटें बीजेपी हार गई। 10 सीटों पर इंडिया की जीत हुई। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश में बीजेपी केवल कुल 2 सीटें ही जीत पाई। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम उसी विनम्रता से अपने काम पे लग गए हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हमने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है, उस विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी को कमजोर करने भी नहीं देंगे। बीजेपी बहुत बुरी तरीके से विधानसभा का उपचुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी ने कहा है कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मशीन कहा जाता था। सिर्फ एक चुनाव हारते ही चुनाव मशीन भंगार हो चुकी है। हाल ये हो गया दोस्तों कि मोदी की अपनी गद्दी असुरक्षित है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश में बीजेपी कभी भी दो फाड़ हो सकती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा। उन्होंने घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अब कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मंत्री हैं मोती सिंह। उन्होंने योगी राज को जंगल राज बता दिया है। कहा है कि 42 साल में उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार कभी देखा ही नहीं। मोती सिंह विधायक रमेश चंद्र मिश्रा से भी सीनियर हैं। एक तरह से योगी के खिलाफ बीजेपी के भीतर बड़ी बड़ी लॉबी खड़ी हो गई है दोस्तों, और गुजरात लॉबी का इशारा मिलते ही बड़ा खेल करने को तैयार है। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिदायीन बनकर खड़े हो गए हैं। मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम तक सब योगी के खिलाफ खड़े हैं और ये सब योगी को यूपी से हटाने के मिशन पर लगे हैं। डिप्टी सीएम योगी की मीटिंग में नहीं आते। अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चिट्ठी लिखती हैं। संजय निषाद हार के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताते हैं। पूर्व मंत्री कहते हैं ऐसा भ्रष्टाचार 42 साल में आज तक नहीं देखा। विधायक कहते हैं कि बीजेपी 2027 का चुनाव हार जाएगी, केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी जितनी तेजी से आई थी, मात्र 10 साल में उतनी ही स्पीड से झोला उठाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। देखिए, इसमें यदि मैं स्टेट 7 राज्य थे, 13 सीटें थी।
बीजेपी की जो 3 सीटें थी इसमें वो सब तमिलनाडु इसमें थी, वेस्ट बंगाल में थी। बंगाल के 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे, उसमें से 3 सीटें तो बीजेपी के कब्जे में थी। तो लग रहा था बीजेपी यदि अपनी 3 सीटें बचा ले और मध्य प्रदेश में 1 सीट उनको जो गेन हो सकती है वो कर ले। मुझे लगा उत्तराखंड में लोकसभा और हिमाचल में लोकसभा के बाद वहां का यदि सीट गेन कर ले, तो ये मुझे लग रहा था कि कम से कम बाकी राज्यों में छोड़िए, यहाँ तो कम से कम कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन हमारे मतदाताओं ने एक बार फिर ये बता दिया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग-अलग होते हैं। फिर उन्होंने एक बात बता दी कि बीजेपी को जो जनादेश मिला है लोकसभा में, वो सत्ता का नहीं है। बीजेपी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला। बीजेपी ने एक गठबंधन कर बैसाखियों की सरकार चलाई। बीजेपी 246 पे आई। यदि बीजेपी 2 सीटों से 246 पे आती तो मैं बोलता अचीवमेंट, जैसा 3 में से 73 पे आई थी विधानसभा में बंगाल के। लेकिन आप पहली बार जब चुनाव लड़े तो 272 पार थे, उसके बाद चुनाव लड़े 300 पार थे और 246 का दयनीय आंकड़ा जब आप 370 का बोल रहे थे, इसका मतलब लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने रिजेक्टेड इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट को भी अपनी विजय बोलते हुए धीरे से मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार छोड़ के एनडीए की सरकार पे आ गए और चिल्लाने लगे कि हमारे पास 292 है और हमें किसने कहा ये तो मूर्ख है, हम ही जीत गए। लोगों ने फिर से आईना दिखाया। बीजेपी आज की तारीख में घोर निराशा में डूब चुकी है। जी हाँ, निराशा की हद आप ऐसे देखिए कि कांग्रेस से अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने आज से 45 साल पुरानी आपातकाल की घटना पर राज्य पत्र जारी करके 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे 2 अक्टूबर मनाया जाता है, जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, जैसे 26 जनवरी मनाई जाती है, अब वैसे ही लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया जाएगा। राजनीतिक झल्लाहट देखिए आप, सरकारी गजट जारी कर दिया। पद और सरकार की ताकत के दुरुपयोग और दंभ का इससे बड़ा और काला उदाहरण आपको मिलेगा ही नहीं। अब देखना यह होगा कि 25 जून को मोदी लाल किले पर चढ़कर भाषण देंगे या राजपथ पर झंडा फहराएंगे। इवेंटबाजी देखनी बाकी है। आप सोचिए बीजेपी के पास मुद्दों का कितना बड़ा अकाल हो गया है कि कांग्रेस के दोष गिनाने के लिए 45 साल पुराना मुद्दा लेकर के आना पड़ गया। यानी पिछले 45 साल में कांग्रेस ने कोई गलत काम किया ही नहीं। जनता सब देख रही है। बीजेपी के अहंकार को जनता बड़े करीब से समझ रही है। जो पेपर लीक पर बात नहीं करती, जो महंगाई पर बात नहीं करती, जो उत्तर प्रदेश में मरते लोगों पर बात नहीं करती, जो रोज हो रहे आतंकी हमलों पर बात नहीं करती, जो बेरोजगारी पर बात नहीं करती, गुजरात में इन बेरोजगारों के सैलाब पर वो बात नहीं करती, जो अग्निवीर पर बात नहीं करती, वो 45 साल पुराने आपातकाल पर बात करती है। वाह! देखिए, संविधान बदला जा रहा है, ये विपक्ष ने नरेशन बनाया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कोई भी नरेशन हवा में नहीं बनता, क्योंकि बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने कहा 370 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बनाना है, बदलना है। बीजेपी के जो बड़े एडवाइजर्स है, प्रधानमंत्री के जो बड़े एडवाइजर है, जो उनके नीति निर्धारण का मदद करते हैं, उन लोगों ने कहा कि आम्बेडकर द्वारा लिखित संगठन जो संविधान जो है वो कूड़ा कचरा हो गया, इसको फेंकने की जरूरत है। जब इन लोगों ने ये बोला तो विपक्ष ने कहा कि भाई संविधान हमारे लिए तो बंधन ही है, हम तो नहीं बदलने देंगे, इसलिए संविधान बदला जाएगा। ये बात हुई, ऐसे हवा में धुआं नहीं निकलता, चिंगारी कहीं ना कहीं लगी हुई थी। अब उससे मार खाने के बाद अब उसको रेक्टिफाई कैसा करें? तो आप संविधान हम नहीं बदल रहे थे, संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने की थी। 25 अब साल उस पे जा का रहे मुद्दा सर। मैंने वही तो कहा कि वर्तमान अभी क्या हुआ, एक जगह में गया था, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बोलने के लिए, तो किसी ने इमरजेंसी पे सवाल पूछा, संविधान वो इसी पे आपातकाल पे। तो मैंने कहा कि आपको क्या पता है आपातकाल क्या होता है? तो संविधान में जो आपातकाल का डेफिनेशन दिया वही उन्होंने बताया। मैंने बोला आपातकाल में क्या क्या हुआ आपको पता है क्या? आज की 20 साल की 25 साल की युवाओं को ये भी पता नहीं कि आपातकाल में क्या हुआ। तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको पता है आपातकाल के मायने क्या होते हैं? आपातकाल में आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं, सरकार डिक्टेटर बन जाती है, तानाशाह। और वो आपातकाल हम रोज भोग रहे अभी। अब आप ये कहोगे कि अब तो अब डेमोक्रेसी है,
आपातकाल तो घोषित नहीं है, मतलब अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल कैसा कि रातों रात नोटबंदी हो जाती है, कैबिनेट को भी नहीं पता होती है, किसी को नहीं पता, और नोटबंदी किस लिए की गई इसके बड़ी लिस्ट दी जाती है। नोटबंदी होने के 10 साल बाद भी ये बताया नहीं जाता कि उसमें से कितने काम हुए जिसकी वजह से नोटबंदी, क्योंकि वो किसी एक तुगलकी दिमाग का फरमान था। उसके बाद मैंने 10 एग्जाम्पल दिए कि कहां किस जगह पर रातों रात पूरी कैबिनेट बदल जाती है। जिस आदमी को मैंने यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, मतलब ये आदमी मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा आपको लगा था कि कभी जीवन नहीं लगा था। ये क्यों मुख्यमंत्री बना? ये है तानाशाही, क्योंकि ऊपर से फरमान आता है। यह आपातकाल वो सिर्फ 18 महीने के लिए था, हम 10 साल से आपातकाल में जी रहे हैं। वो घोषित था या अघोषित, तो लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये बौखला गए हैं। मंशा समझना चाह रही हूँ सर मैं। नहीं, मनीषा यही है कि भाई हमको ये बताना है कि संविधान हम नहीं बदलना चाहते थे, संविधान की हत्या तो इन लोगों ने की थी। दोस्तों, बीजेपी वही गलती फिर दोहरा रही है जो गलती चुनाव में संविधान बदलने की बात कहकर की गई थी। आप सोचिए उस पार्टी की क्या स्थिति होगी, कितनी बुरी स्थिति होगी, कितनी दयनीय स्थिति होगी जो पार्टी 45 साल पहले के मुद्दे पर आज सरकारी गजट जारी करती है। पिछले 10 सालों से इन लोगों को आपातकाल की याद नहीं आई। जब जनता ने बोरिया बिस्तर पैक करने का मन बना लिया तब आपातकाल याद आ रहा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपातकाल एक बहुत बुरा दौर था, उस पर बहुत बहस हो चुकी है, कांग्रेस को बहुत गालियां मिल चुकी हैं। मोदी देश को सपना आने वाले 1000 सालों का दिखाते हैं, लेकिन सरकारी राजपत्र 45 साल पुरानी घटना पर जारी करते हैं। मोदी की कथनी और मोदी की करनी जनता अब बहुत ठीक से समझने लगी है। 45 साल पीछे की बात करके आने वाले 1000 साल कैसे ठीक हो जाएंगे भाई? अभी आपको भी सोचना है। बीजेपी इस समय भयंकर अंतर कलह से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या हालत है मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश में कभी भी दोस्तों तख्ता पलट के लिए तैयार रहिए, और देश की बीजेपी सरकार भी बैसाखियों पर खड़ी ही है। मोदी खुद को पिछड़ा बताते रहते हैं, अपनी जाति बताते रहते हैं, और आज जब नितिन गडकरी ने कहा कि जो करेगा जातिवाद उसको मारूंगा लात, तो लोग एक आदमी के मुंह की तरफ देखने लगे। बताइए कौन? कमेंट में बताइए। जो करेगा जातिवाद उसको कस के मारूंगा लात। बीजेपी पहले लोकसभा चुनाव हारी, 400 का नारा देकर बैसाखी पर सिमट गई। उसके बाद 13 सीटों पर हुआ पहला उपचुनाव भी हार गई। इससे साफ दिखाई देता है कि मोदी का मैजिक खत्म है। मोदी उम्र की ढलान पर तो हैं, साथ ही उनकी सरकार भी ढलान पर है। इतिहास गवाह है कि जब जब बीजेपी ने आरएसएस को आंख दिखाई है तब तब बीजेपी को लंबा वनवास झेलना पड़ा है। इस बार भी मोदी का झोला उठा तो बीजेपी को बूथों पर बस्ता लगाने वाले नहीं मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।